नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिंदु मेड के डायबिटीज़ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले की एपिसोड में हमने देखा था डायबिटीज़ किसे कहते हैं, डायबिटीज़ मिलेटस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा इसका स्टेज होता है, क्या कारण है डायबिटीज़ होने का और ये किस प्रकार से पूरे विश्व में इसके चपेट में लोग आ रहे हैं। क्योंकि अब जो है डायबिटीज़ एक कॉमन बीमारी का रूप ले रहा है, तो स्वाभाविक है कि इसके बारे में जानने की इच्छाएं भी अनंत होगी और इसके संबंध में कुछ समाज में भ्रांतियां भी हैं जिसे हम दूर करेंगे। क्योंकि डायबिटीज़ कॉमन है, इसलिए इसका जो सीरीज़ जो तैयार होगा वो काफ़ी लंबा होगा। हमें पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग बना रहेगा और इस एपिसोड में अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स के सहारे आप हमें सूचित कर सकते हैं। हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो और हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं डायबिटीज़ और पनक्रियाज में क्या संबंध है। यूँ तो पनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसका दो फंक्शन होता है। एक्सोक्राइन के रूप में जब ये काम करता है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार्ब का ये सिक्रेशन करता है, और एंडोक्राइन के रूप में अगर ये काम करता है तो ये बहुत सारा जो है वो डायबिटीज़ से संबंधित, डायबिटीज़ मतलब ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से संबंधित बहुत सारे पेप्टाइड का सिक्रेशन करता है। तो एक्सोक्राइन के रूप में हम बहुत थोड़ी मोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक्सोक्राइन ये किस रूप से ये काम करता है। जैसे पानक्रियाज जो है उसका शेप जो है वो एक पक्षी के पंख के जैसा होता है और ये लंबा होता है। सुविधा और अध्ययन के ख्याल से इसे हम 3 भाग में बांटते हैं, एक बॉडी, दूसरा हेड और तीसरा टेल। जो सबसे लंबा वाला पार्ट्स होता है पानक्रियाज का उसे हम टेल कहते हैं, बीच वाला पार्ट्स को हम बॉडी कहते हैं और जो किनारे का जो पार्ट्स और बचा उसे हम हेड कहते हैं। तो एक्सोक्राइन के रूप में जब ये काम करता है तो इसमें एसिनाई होता है, एसिनाई सेल्स होते हैं, उसका एक डक्ट होता है और एसिनर सेल्स भी होता है। एसिनर सेल्स से डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है और डक्ट से बाइकार्ब का सिक्रेशन होता है। ये दोनों सिक्रेशन जो है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये जाकर के ड्यूडेनियम में मिलता है। और यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे बॉडी में बाइल का जो सिक्रेशन होता है इसी पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से ड्यूडेनियम में जाता है। लेकिन यहाँ याद रखने की ज़रूरत ये है कि बाइल का जो है वो सिक्रेशन पैनक्रियाज से नहीं होता है बल्कि ये लीवर से होता है। एक्चुअली में लीवर में जो इसका फॉर्मेशन होता है बाइल का वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट के माध्यम से ये आकर के आता है और जहाँ पर ये फ्यूज होता है दोनों डक्ट, जिसे हम कॉमन बाइल डक्ट की शुरुआत कहते हैं, वहाँ से ये आता है एक जो सिस्टिक डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में जहाँ इसका स्टोरेज होता है और वहाँ से निकल करके फिर ये कॉमन बाइल डक्ट में आता है और जो ड्यूडेनियम का जो फर्स्ट पार्ट है उसके पीछे से आकर के पैनक्रियाज में इन करता है और पैनक्रियाज के पैनक्रियाटिक डक्ट में आकर के ये फ्यूज होता है। पैनक्रियाटिक डक्ट का जो वो पार्ट जो ड्यूडेनियम में आकर के मिलता है उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ एम्पुला। और वाटर ऑफ एम्पुला में जो ड्यूडेनियम के साइड में है वो स्मूथ मसल से बनकर एक स्फिंक्चर होता है जिसे हम कहते हैं ओडाई, सेल्स ऑफ ओडाई। वो क्या काम करता है, वो स्फिंक्चर का काम करता है और ये जो है रेगुलेट भी करता है पैनक्रियाटिक जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो आता है और बाइल का जो है वो इसको ये रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ ये
जो डिडोनियम में कंपोनेंट है उसको पनक्रियाज में जाने से ये रोकता है। तो कहने का मतलब है कि ये रिफ्लक्स को भी वहाँ रोकता है। इस प्रकार से ये एक्सोक्राइन फंक्शन के रूप में ये रहता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे पनक्रियाज का 99% भाग में जो है वो एक्सोक्राइन के रूप में ही काम करता है, और जो 1% है वो 1% में वो इंडोक्राइन के रूप में काम कर सकता है। हम आज का फोकस जो बनाएंगे वो मुख्य रूप से इंडोक्राइन के रूप में ही इसका आज का मुख्य फोकस हम लोग बनाएंगे। तो इंडोक्राइन के रूप में ये, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा कर चुका है कि इंडोक्राइन के रूप में ये क्या करता है कि बहुत छोटे छोटे क्लस्टर के रूप में बहुत सारे सेल्स जो है ये इकट्ठा होते हैं, और ख़ास करके ये टेल साइड में ये ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अगर हम उसे, जिसे हम आइलेट ऑफ लंगरहैंस कहते हैं, उसका अगर कोई एक सेल को अगर हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे, उस आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस के एक सेल को देखेंगे, अगर मैग्नीफाइंग करके अगर हम देखेंगे तो उसमें हम पाते हैं कि उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स कहने का मतलब है कि इसमें बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं, पीपी सेल्स होते हैं और डेल्टा सेल्स भी होते हैं। और जितने भी प्रकार के, मैं अभी चर्चा किया, जितने भी प्रकार के ये सेल्स हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स, वो सब भिन्न भिन्न प्रकार के पेप्टाइड का सिक्रेशन करते हैं, और उसका एक खास रोल होता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पर। जैसे जो बीटा सेल हुआ, बीटा सेल जो सिक्रेशन करता है उसमें मुख्य रूप से इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, सी पेप्टाइड का सिक्रेशन करता है। ये जो एवरेज आदमी जो हैं, एवरेज डॉक्टर्स जो हैं, एवरेज जो मैन हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीटा सेल्स जो है वो सी पेप्टाइड्स और इंसुलिन का सिक्रेशन बराबर बराबर अमाउंट में करते हैं। लेकिन कुछ जो एक्सेलेंट लोग होते हैं, जो लर्नड डॉक्टर होते हैं, जो एक्सेलेंट डॉक्टर होते हैं, वो ये भी जानते हैं कि बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन, सी पेप्टाइड्स और प्रो इंसुलिन के अलावा एमाइलिन का भी सिक्रेशन होता है। मैं यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो प्रो इंसुलिन है, उसी जो प्रो इंसुलिन है वो ब्रेक डाउन होता है तो दो फ्रेगमेंट में आता है। उसमें एक फ्रेगमेंट है इंसुलिन और दूसरा फ्रेगमेंट है सी पेप्टाइड। लेकिन जब इसका सिक्रेशन होता है तो ये इंसुलिन और सी पेप्टाइड के अलावा उसके साथ साथ प्रो इंसुलिन का भी लो डोज में, लो मात्रा में वो सिक्रेशन होता है, और एमाइलिन का भी सिक्रेशन ये करता है। आपको याद होगा डायबिटीज मिलेटस टाइप 2 के केस में पनक्रियाज में एक पेप्टाइड का डिपोजिशन होता है जिसे हम लोग एमाइलॉइड कहते हैं। ये एमाइलॉइड जो है वही एमाइलिन का डिपोजिशन है। उसी प्रकार से जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन का सिक्रेशन करता है। डेल्टा सेल जो है वो सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करता है, और सबका अपना अपना खास फंक्शन है। जैसे ये जो बीटा सेल का सिक्रेशन से इंसुलिन जो निकलता है, वो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में उसका काफ़ी रोल है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे इसके बारे में। इसके लिए एक अलग से एक एपिसोड तैयार होगा कि वो किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। और जो ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है, वो सिक्रेशन का क्या काम है, मतलब मुख्य रूप से इसके बारे में अभी के जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में मैं ये बता देना चाहूँगा कि ग्लूकागोन का सिक्रेशन तब होता है जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम जाती है। मतलब क्राइसिस में जब हमारा बॉडी चलता है, ग्लूकोज की मात्रा, ग्लूकोज का लेवल कम होता है, वैसी स्थिति में ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि ग्लूकागोन का सिक्रेशन तब होता है जब ग्लूकोज ऑन होता है। ऑन कहने का मतलब है कि
ग्लूकोज गॉन। जब ग्लूकोज अपने बॉडी से गॉन, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन शुरू। और डेल्टा सेल से जो सोमेटोस्टेटिन का जो सिक्रेशन होता है वो रेगुलेट करता है, मतलब सुप्रेस करता है किसका, इंसुलिन का भी और ग्लूकागॉन का भी। और जो पीपी सेल है मतलब एफ सेल है वो पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करता है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि जो बीटा सेल्स है, कहाँ का बीटा सेल्स, बीटा सेल्स आइलेट ऑफ लंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज का जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। तो यहाँ ये भी समझा जा सकता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन तब होता है जब बॉडी में ग्लूकोज का एंट्री होता है। जब बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा रहेगा तब जा कर के इंसुलिन का सिक्रेशन होगा। और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन जो अल्फा सेल के द्वारा होता है वो कब होगा, जब हमारे बॉडी से ग्लूकोज गॉन, जब ग्लूकोज का क्राइसिस होगा तो वैसी स्थिति में ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होगा। इसके बारे में भी हम लोग बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजन जो हमारे लीवर में डिपॉजिट रहता है, स्टोर रहता है, ग्लूकोज का स्टोरेज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब लीवर में डिपॉजिट रहता है तो ग्लूकागॉन जो है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनता है और हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई देता है। तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से हम समझ रहे हैं कि जब ग्लूकोज का लेवल कम जाता है हमारे बॉडी में और हमारे बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो जो स्टोरेज के रूप में ग्लूकोज जमा है ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करने में ग्लूकागॉन का रोल होता है। तो इस प्रकार से हम जो आइलेट ऑफ लंगरहैंस में जो भी सेल्स है उसके बारे में हम जान गए। अब इसके अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग रखेंगे कि ये आइलेट ऑफ लंगरहैंस के में ये किस प्रकार से, मतलब बीटा सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो बीटा सेल्स होता है, ब्यूटीफुल, बी फॉर ब्यूटीफुल, ये जो है सेंटर में रहता है और उसके चारों तरफ अल्फा सेल होता है। और डेल्टा सेल जो है वो एवरीवेयर, याद रखने के पर्पज़ से हम समझ सकते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल का अरेंजमेंट जो है, बीटा सेल सेंटर में होता है, ब्यूटीफुल, बी फॉर ब्यूटीफुल, वो सेंटर में रहता है एंड इट इज़ अल्फ़ा मेल। और अल्फ़ा मेल जो है वो ब्यूटीफुल के साथ चारों तरफ रहता है। और डेल्टा सेल मतलब हुआ डॉग एंड डॉग्स आर एवरीवेयर। और जो डेल्टा सेल है वो हर जगह रहता है। हर जगह कहने का मतलब है कि वो बीटा सेल के पास भी रहता है, अल्फा सेल के सामने भी रहता है और इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होता है। और जहाँ तक ब्लड सप्लाई की बात अगर हम करेंगे तो ब्लड सप्लाई में ये सबसे पहले जो कैपिलरी जो वहाँ आता है वह फेनेस्टेटेड रहता है और डायरेक्ट वो आता है बीटा सेल के पास। और बीटा सेल के पास आकर के वो ग्लूकोज का सेंस करता है पहले बीटा सेल्स, और अगर ग्लूकोज की उपस्थिति होती है तब जाकर के ये इंसुलिन का सिक्रेशन करता है और वहाँ इंसुलिन का जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। उसके बाद वहाँ से स्प्रेड करता है कैपिलरीज और वो अल्फा सेल के द्वारा वो फिर जाकर के वेन्युल्स में आकर के मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका अरेंजमेंट हमने सीखा कि इसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। अब जो है अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये इंसुलिन का सिंथेसिस कैसे होता है, इंसुलिन का स्टोरेज कैसे होता है, कौन सा इसका फैक्टर है वो इसको रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार से हम अगले एपिसोड में देखेंगे इसके बारे में। तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल बिंदु मेड में। अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप
हमसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका किसी प्रकार का कन्फ्यूजन दूर कर पाऊँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने नॉलेज को हाइड नहीं करें, बल्कि इसको स्प्रेड करें। और स्प्रेड करने का सबसे बड़ा माध्यम है इस वीडियो को शेयर करना। आप इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर के आप हमसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। मेरा भरपूर प्रयास होगा कि आपके किसी प्रकार का कन्फ्यूजन डायबिटीज़ से जो संबंधित है उसे हम दूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।